Good evening, everyone. Welcome to Shunya IAS. So today would be our another lecture for geography, and in today's lesson we will be discussing a very important topic from your prelims point of view, and that is climatology. तो देखिए इस climatology को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं. इन दो पार्ट्स में हम जानेंगे कि क्लाइमेट में हमारे एक्चुअली क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या होता है. हम एटमॉस्फेरिक स्टडीज करेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे. सीजन साइकिल्स के बारे में जानेंगे. साथ ही साथ जो प्रेशर बेल्ट्स वगैरह होते हैं, जो विंड्स होती हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं हमारे क्लाइमेटोलॉजी वाले पोर्शन में. और ये आपका बिल्कुल जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एमबीबीएस प्रीलिम्स के लिए बनाया गया कोर्स है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है डेटा शेयर किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी. तो आज हमारा क्या है, पार्ट 1 है. तो देखिए सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी ही चाहिए वो ये है कि आप दो शब्द कई बार सुनते रहते होंगे, वेदर और क्लाइमेट. ठीक है ना, वेदर और क्लाइमेट. ठीक है, वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए. अब देखिए वेदर, यदि हिंदी में इसका मतलब देखें तो वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु. ठीक है ना, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है. वेदर जो होता है वो डे टू डे नापा जाता है. जैसे कि आज जो है सनी वेदर है, मतलब आज सूर्य है, अच्छा आज ठंड है, आज बरसात हो रही है. आज की जब बात होती है, डे टू डे की बात करते हैं हम, तो उसे हम किस में काउंट करते हैं, उसे हम देखते हैं वेदर के तहत. ठीक है ना. लेकिन जब हम किसी एरिया स्पेसिफिक का, किसी क्षेत्र विशेष का हम क्या करते हैं, एक लंबे समय तक एग्रीगेट निकालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का, जैसे कि वहां का टेम्परेचर, जैसे कि वहां का प्रेसिपिटेशन, जैसे कि वहां का विंड पैटर्न. जब हम ये निकालते हैं और उसका जब एग्रीगेट हम देखते हैं, लगभग 25 से 30 साल तक के लंबे पीरियड में, लगभग 25 से 30 साल तक हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका एग्रीगेट निकालते हैं. उसके आधार पर हम किसी भी एरिया की क्या डिसाइड करते हैं, क्लाइमेट. क्लाइमेट यानी जलवायु. ठीक है ना. तो जलवायु और मतलब जलवायु अर्थात क्लाइमेट और वेदर या मौसम में जो अंतर होता है वो यही होता है क्या, कि जो वेदर होता है वो डे टू डे फिनोमिनन होती है. डे टू डे हम देखते हैं कि कैसा मौसम है आज का, आज बरसात हो रही है, आज सर्दी है, आज गर्मी है, कुछ भी. ठीक है ना, आज बादल है. इस प्रकार से हम वेदर डिसाइड करते हैं. और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, एक लंबा एग्रीगेट. फॉर एग्जांपल इंडिया हैज अ मॉनसूनल क्लाइमेट. ठीक है ना. पोल्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट, तो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो इस प्रकार से हम एग्रीगेट निकालते हैं एक लॉन्ग पीरियड का क्लाइमेट जब हम पढ़ते हैं. और जब हम डे टू डे के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर वेदर को पढ़ने की कोशिश करते हैं. ये होता है बेसिक डिफरेंस. आप इसको जो है बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में. अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इस पोर्शन के साथ क्लाइमेटोलॉजी के. तो देखिए सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी में आपको एटमॉस्फेरिक स्टडीज भी पढ़ाया जाता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ता है इसमें. तो एटमॉस्फेयर है क्या. एटमॉस्फेयर आप सारे लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है. हमने कक्षा 6 से सबसे पहली बार एटमॉस्फेयर शब्द नाम शायद सुना रहा होगा. और उसमें यही होता है कि एटमॉस्फेयर का मतलब एयर का रियल्म. आपका अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है या कोई भी बॉडी है, उसके अराउंड जो एयर का रियल्म होता है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा एटमॉस्फियर कहते हैं. ठीक है ना. और ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की गैसेस रहती हैं, उनका एक ही मिक्सचर है. क्या है, मिक्सचर है, अलग अलग तरह की गैसेस की, डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है, जो कि हमारी अर्थ को चारों तरफ से क्या किए हुए, सराउंड किए हुए है. ठीक है. अब देखिए वैसे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यदि हम अर्थ से बात करते हैं, यदि हम, ये हमारी अर्थ है, यदि हम बात करें कि एटमॉस्फेयर कितनी दूरी तक एक्सटेंड होता है, तो लगभग ये 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है. ठीक है, 10,000 किलोमीटर तक जो है इसका एक्सटेंशन होता है. परंतु इसका जो मेन मास होता है, लगभग 99% ऑफ इट्स वेट इज कन्फाइंड ओनली इन इट्स लोअर पार्ट. यहां पर लगभग 32 किलोमीटर की हाइट तक इसका 99% ऑफ द मास, टोटल एटमॉस्फेयर में जितना मास है उसका लगभग 99% मास सिर्फ 32 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है कन्फाइंड रहता है. तो कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, यहां पर हम एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं. हर प्लेनेट का हो सकता है एटमॉस्फेयर है, हो सकता है ना भी हो. फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने वीनस के बारे में पढ़ा था. उसके एटमॉस्फेयर में क्या थी, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स वगैरह थे. ठीक है ना. उसके कारण क्या है, वो हॉटेस्ट प्लेनेट है. हमने मरकरी के बारे में पढ़ा था, तो मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. हमने मार्स के बारे में पढ़ा था, तो मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है. ये सारी जानकारी हमने ली थी ना हमारे सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में या उस वीडियो में. यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार प्लीज आप देख लीजिएगा. ठीक है. इसी प्रकार से हम यहाँ पर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं. तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, जो गैसेस हैं वो इसके अराउंड एक ब्लैंकेट के रूप में प्रेजेंट हैं. और यह मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का.
यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मास होता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का, उसका लगभग 99% पोर्शन मात्र 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही, मात्र 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही क्या हो जाता है, कन्फाइंड हो जाता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर है, बाकी इसके अलावा ये बहुत ज्यादा क्या है, रेयरिफाइड है ना, या विरल। ठीक, याद रखिएगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब एटमॉस्फेयर में जैसा कि आपको बताया गया कि क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो कौन कौन से मिक्सचर है, तो इसका जो चीफ कंस्टिट्यूएंट है, जो चीफ कंस्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो क्या है, नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78.08%, 78.08% हमारे टोटल एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज कितना है, लगभग 78.08%। फिर उसके बाद हम बात करें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है, वो है ऑक्सीजन, जो कि लगभग 20.95% प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 21%, ये अप्रोक्सीमेटली 78%। ठीक है ना, इसके अलावा फिर जो बाकी गैसेस हैं ये उनका परसेंटेज लिखा है, एग्जाम्पल 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.00036, नियॉन 0.002, हीलियम 0.0005, क्रिप्टोन हमारी कितनी है 0.001, जेनॉन हमारी 0.00009, हमारा हाइड्रोजन 0.00005। ठीक है ना, तो ये बात हो रही है हमारी किसमें, ये बात हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, ये पूरा देखिए 3 स्फीयर्स होते हैं मेन, जिसके कारण लाइफ सस्टेन हो पाती है हमारे अर्थ पे। क्या क्या होता है, सबसे पहला हमारा लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मतलब क्या हो गया, जमीन। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया, हमारा एयर। और तीसरा क्या हो गया, हाइड्रोस्फेयर। ठीक है ना, हाइड्रोस्फेयर। इन तीनों का जहां पर ये इंटरसेक्शन होता है, इसी क्षेत्र में जहां पर ये एडिक्वेटली प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वहीं पे लाइफ क्या होती है, संभव होती है ना। तो ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन यहाँ पर लिखा है। लिथोस्फेयर का अलग रहता है। फॉर इंस्टेंस लिथोस्फेयर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है लिथोस्फेयर में, हमारे सबसे ज्यादा लिथोस्फेयर में होता है ऑक्सीजन, जबकि एटमॉस्फेयर में हम देख रहे हैं तो क्या है सबसे ज्यादा, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हमारा है नाइट्रोजन। जब हम मान लीजिए बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की, पानी की, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। तो इस प्रकार से आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या होता होगा ज्यादा। तो ये हो जाता है अलग अलग कंपोजिशन। इस कंपोजिशन को याद रखना जरूरी है, इस टेबल को आप अच्छे से कंटेस्ट करें। आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, या तो आप लोग यदि नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो इसके नोट्स में इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ये सारी गैसेस और उनका कंपोजिशन याद करना जरूरी है। असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये गैस कितने प्रतिशत प्रेजेंट है, या एक पॉइंट बना के, जैसे 4 लाइन वाले नहीं क्वेश्चन आते हैं कि जेनॉन इतने परसेंट प्रेजेंट है, जेनॉन एक नोबल गैस है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही है, आपका पाई चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कितना क्या है, तो वही सब परसेंटेज वगैरह लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी वही है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक रियल्म ऑफ गैस है, एक ब्लैंकेट ऑफ गैस है, जो कि हमारी अर्थ को क्या करके रखा हुआ है, सराउंड करके रखा है इसने चारों तरफ से। ठीक है, ये कहां तक एक्सटेंड हो जाता है, लगभग 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाता है, 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन इसका जो मेन वेट है, जो मेन एरिया है जहां पर ये मोस्टली कन्फाइंड होता है, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड ओनली टिल द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स। ऑलराइट, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं, एक यूनिफॉर्म एक कंपोजिशन नहीं है एटमॉस्फेयर की, इसको अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। जो ये लेयर्स हैं, यदि हम बॉटम से अप की ओर जाते हैं, नीचे से यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो उन लेयर्स का नाम क्या क्या है, तो सबसे नीचे है देखिए हमारी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जिसमें हम सांस ले रहे हैं, आप हम सारे लोग जो देख रहे हैं आसपास, ये सब ट्रोपोस्फियर का ही पार्ट बनाता है। ठीक है ना, ये जो एरिया है जहां पर हमारी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है, ये क्या है, हमारा ट्रोपोस्फेयर ही है। ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज वेदर लेयर, क्योंकि जितनी भी हमारी क्लाइमेटिक जो भी वेदर एक्टिविटीज होती हैं, जो वेदर फेनोमेना होती हैं, कोई साइक्लोन आ गया, पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी कहां पर होती हैं, ये सिर्फ हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं।
फिर उसके बाद देखिए जहां पर ये ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है वहां से क्या चालू हो जाता है, वहां से चालू होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर इसके बाद ऊपर वाली लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा कहां तक जाता है, तो ये स्ट्रेटोपॉज तक जाता है। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर कौन सी लेयर चालू हो जाती है, तो हमारी हो जाती है मेसोस्फेयर चालू हो जाती है। मेसोस्फेयर कहां तक जाता है, तो मेसोपॉज तक जाता है। फिर मेसोस्फेयर के बाद क्या आ जाता है, थर्मोस्फेयर आ जाता है। थर्मोस्फेयर के बाद क्या आ जाता है हमारा एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखने सारे लेयर वाइज कि कौन सा नीचे होता है कौन सा ऊपर होता है। इन लेयर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं, एक एक लेयर के बारे में कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, जो इसके स्पेसिफिक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये वही फोटो बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर, तो देखिए ये लोअर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, और ये देख लीजिए इसकी एक खास बात ये है कि फॉर इंस्टेंट ये हमारा अर्थ, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि एक ये लेयर होगी जो ठीक ऊपर वाली, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है ना। अब ये जो है इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटने लग जाता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं क्या, नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे हमारी सरफेस से ऊंचाई बढ़ती जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। जिस दर पे, जिस रेट पे जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है। इस रेट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। कहने का मतलब यह है कि सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप लोग भी कभी गए होंगे घूमने पहाड़ वगैरह में, ठीक है ना, किसी हिल स्टेशन में कहीं पे कुछ घूमने गए होंगे, तो वहां पर ऊंचाई में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठंड लगती है कंपैरेटिवली कि नहीं लगती है, लगती है ना। इसीलिए लगती है क्योंकि ऊपर जैसे जाते जाते हैं हम तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से। जिसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू यह होती है 1 डिग्री यह कम हो जाता है प्रति 165 मीटर्स पर। आप 165 मीटर जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, तो क्या होता है, टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। इस रेट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, आपको पता है कि पोल्स ज्यादा ठंडे होते हैं कि इक्वेटर, तो आप सारे लोग कहेंगे कि पोल्स ठंडे होते हैं सर, है ना, पोल्स ठंडे होते हैं। लेकिन जब हम ट्रोपोपॉज पे जाते हैं, ट्रोपोपॉज मतलब क्या हुआ, वह एरिया, वो पॉइंट, वो बाउंड्री जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर अलग अलग हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो जो पोल्स पे ट्रोपोपॉज होता है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड विद द ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर। मतलब यह है कि जब हम इक्वेटर पर ट्रोपोपॉज पर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है, और जब हम पोल्स पे ट्रोपोपॉज पे जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रोपोपॉज की जो हाइट है वो यहाँ पर सिर्फ 8 किलोमीटर होती है पोल्स में, और इक्वेटर में यह कितनी हो जाती है, 18 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे ट्रोपोपॉज का। मैं आपको पेन का कलर चेंज करके अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए कुछ ऐसा, ठीक है, ये 8 किलोमीटर है और ये क्या हो जाता है हमारा 18 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर है और ये क्या हो जाता है हमारा 18 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ ट्रोपोपॉज होता है हमारा। और ट्रोपोपॉज हमारा जब ट्रोपोपॉज में हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो पोल्स पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा ट्रोपोपॉज लेवल पर। ट्रोपोपॉज लेवल मतलब क्या होगा कि जो ट्रोपोस्फेयर, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसके ठीक ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज की हाइट पोल्स पर 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर पर कितनी होती है, इक्वेटर पर होती है 18 किलोमीटर। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर सारे वेदर फिनोमिनन्स होते हैं और इसीलिए हम इसे वेदर लेयर भी कह देते हैं। और ये सारे एटमॉस्फेयर की यदि हम देखते हैं तो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यही जो है हमारे जीवन को सस्टेन करती है, इसी में हम सांस लेते हैं। इसका यदि कंपोजिशन बिगड़ गया तो हमारा जीवन यहाँ पर मुश्किल क्या, असंभव ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, लाइफ को सस्टेन करने के लिए हर प्रकार से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला लेयर जो है इंपॉर्टेंट, आपने यहाँ पर देखा, ये ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है, एक बाउंड्री है, एक जोन है जो कि ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट करती है, किससे, स्ट्रेटोस्फेयर से, है ना। और देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर जो है इसका टेम्परेचर कम होता है, बनी बात है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम 1 डिग्री ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम 1 डिग्री ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, माफ करिए, जैसे जैसे हम हाइट हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हर 165 मीटर हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है ना,
और देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है कि इक्वेटर पर लगभग ट्रोपोपॉज की यदि हम बात करें तो इक्वेटर पर लगभग टेम्परेचर यहाँ पर -45 डिग्री होता है, -800 डिग्री होता है, जबकि पोल्स पे सिर्फ -45 डिग्री होता है। मतलब यह है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर तो कम हो रहा है, लेकिन ट्रोपोपॉज की हाइट कहाँ पर ज्यादा है, इक्वेटर पर ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपसे, और ये जो है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर, है ना, क्लियर हो गया। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी वेदर फिनोमिनन्स बन जाती हैं कि जैसे ही हमारी हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होने की जगह क्या हो जाता है, वो बढ़ने लग जाता है। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है ना। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम नहीं होता है बल्कि क्या होता है, बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। यह खास करके हमको सर्दियों की रात में देखने को मिलता है। अब इमेजिन करिए कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है ना, ये अर्थ का सरफेस है, ओपन स्काई है, कोई बादल वगैरह कुछ भी नहीं है, अच्छी ठंडी रात है, ठीक है। अब अच्छी ठंडी रात है तो क्या हुआ, यहाँ पर जो एयर है वो कोल्ड है, ठंडी होगी क्योंकि ठंड का मौसम है तो कोल्ड एयर है। इस ठंड एयर के कारण ये जो सरफेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी कूल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब धीरे से रात में या अगले दिन जो है थोड़ा जब सुबह होने लगी तो ये क्या हुआ, ये गर्म होने लगा ये एरिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सरफेस है वो क्या है, कंपैरेटिवली अभी भी ठंड है। तो जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, जमीन ठंडी हुई, ठीक, आपका रात है, क्लाउडलेस नाइट है, जमीन ठंडी हो गई, ठीक है, जमीन ठंडी हो गई, ये एरिया ठंडा है, ये सरफेस है। मैं एक बार रब करके अच्छे से और बताता हूँ, ये सरफेस है, ठीक, ये सरफेस क्या हो गया, ठंड के कारण ये भी वेरी कोल्ड हो गया। तब यहाँ पर एक कोल्ड एयर मास आया, एयर मास हो गई, एयर का कुछ एरिया जो है उस जमीन से छू रहा होगा, है ना। अब चूंकि ये जमीन बहुत ज्यादा ठंडी है तो इसके कारण क्या हो गया, ये वाला एरिया जो होगा ये भी हो जाएगा ठंडा, मतलब ये जो एयर मास है ये भी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वो कोल्ड कांटेक्ट में है, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में है। और इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कंपैरेटिवली क्या होगी, कम ठंडी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जमीन के कांटेक्ट में है, और यहाँ का जो वो है हमारी जो ठंडक है इस जमीन की, वो यहाँ तक इस एयर मास तक पहुंच रही है। और इसके ठीक ऊपर वाला जो एयर मास है, यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली कम ठंडक है। ठंडक इसमें भी है पर कंपैरेटिवली कम है। तो मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा ठंडा है, ज्यादा कम है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम नीचे से ऊपर गए तो क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। यह फेनोमेनन हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाती है। याद रखेंगे सारे लोग, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब समझ गए। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम होने की जगह क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। कोल्ड क्लाउडलेस नाइट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। जो अगली हमारी लेयर है वो कौन सी है, तो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, और यह जो है ठीक ऊपर होती है किसके, ट्रोपोस्फेयर के। और इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, यह 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। और ये जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि इसमें कौन सी चीज पाई जाती है, उसमें पाई जाती है ओजोन। ओजोन क्या करती है, तो ओजोन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को। जो यूवी रेडिएशंस सन के द्वारा भेजे जाते हैं अर्थ की ओर, ठीक है ना, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है क्या, हमारी ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन के कंसंट्रेशन को नापने के लिए जो यूनिट उपयोग की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डॉप्सन यूनिट। याद रखिएगा ये सारी बातें, डॉप्सन यूनिट्स में ओजोन का कंसंट्रेशन नापा जाता है। जब ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, थिन हो जाता है कहीं पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओजोन होल कहने लग जाते हैं, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए किया गया था। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल कन्वेंशन टिल डेट, और इसने जो है ओजोन होल को रिफिल करने में कामयाबी पाई है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम प्राय हर साल देखते थे विंटर्स के टाइम पे कि एक ओजोन होल क्रिएट हो जाता था। ओजोन होल क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ कि इन एरियाज में जो ओजोन का कंसंट्रेशन था वो बहुत कम हो जाता था, जिसके कारण जो हार्मफुल यूवी रेज हैं दैट कैन
पेनिट्रेट टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ह्यूमंस, है ना, और इससे क्या हो सकता है, उससे स्किन कैंसर और इस प्रकार की एब्रेजन्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो है हमारे साथ हो सकती थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप में बहुत हार्मफुल है। अपने आप में जो ओजोन होती है ये एक पॉइजनस गैस है, यदि आप इसको ज़्यादा इनहेल कर लेंगे तो इट कैन बी लीथल, ठीक है ना। परंतु ये हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी जो है प्रोटेक्शन करता है। क्या? ओजोन। समझ गए ना? ओजोन का फॉर्मूला, ओजोन का कंसंट्रेशन किस में नापते हैं? डॉप्सन यूनिट में आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है, किससे? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में कैसी चीजें आ जाती हैं हमारी? सीएफसीज वगैरह आ जाते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट्स वगैरह से निकलते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनसे, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ये वो किया गया था, कन्वेंशन किया गया था, प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जैसे आप जाते हैं ऊपर तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। हमने ये देखा था कि जैसे हमारा ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर हमारा क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो जाता था? टेम्परेचर हमारा कम होने लगता था। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज आ जाएगा, ये लेयर जो सेपरेट करेगी ट्रोपोपॉज, इस ट्रोपोपॉज से जैसे आप ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोपॉज तक, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण क्या है? तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण यही ओजोन ही है, ठीक है। जो ये ओजोन होती है क्या करती है? ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज को, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, तो वहां पर हीट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो एयर है यहाँ पर किस प्रकार ब्लो करती है, तो ये जो एयर है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ब्लो करती है, मतलब हॉरिजॉन्टल विंड्स जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं, और इसीलिए यह आइडियल होती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है यह किसके लिए आइडियल है? जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो इसी में उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। खास करके फाइटर वाइटर एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो इसमें उड़ाने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद देखिए यह कहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो एक्सटेंड होता है हमारा स्ट्रेटोपॉज तक। आपने इस फोटो में यदि गौर किया हो तो ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना, सबसे नीचे वाला। फिर उसके बाद ये क्या है हमारा? ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारा कहाँ तक एक्सटेंड होता है? स्ट्रेटोस्फेयर हमारा लगभग 50 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंड होता है। एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो इसी में जो है क्या किए जाते हैं? इसी में फ्लाई किए जाते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पर खत्म होता है? तो स्ट्रेटोपॉज में खत्म होता है। स्ट्रेटोपॉज में खत्म होने के बाद कौन सी लेयर चालू हो जाती है? तो चालू हो जाती है हमारी मेसोस्फेयर। और ये मेसोस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करती है? तो मेसोस्फेयर एक्सटेंड करती है हमारी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर हाइट तक, ठीक है ना। ये 80 किलोमीटर हाइट तक हमारे मेसोस्फेयर एक्सटेंड होती है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जैसे जैसे हाइट होती है वैसे बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। तो हमने यह देखा कि ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ क्या हो जाता है? हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होने लग जाता है। हम बात करते हैं जब स्ट्रेटोस्फेयर की, तो हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। और जो हमारा मेसोस्फेयर है इसमें हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर दोबारा से क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर एक खास चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स, ठीक है ना। नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स। तो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स हमारे मेसोस्फेयर में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अपर लिमिट इसकी क्या कहलाती है? तो ये मेसोपॉज तक जाता है, जैसा कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मेसोपॉज। फिर उसके बाद जो है अगली हमारा जो इंपॉर्टेंट लेयर है वो क्या है? तो है हमारे थर्मोस्फेयर। तो देखिए मेसोपॉज के बाद वाला जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर कहते हैं। और जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करने लगता है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा रेयर है, परंतु यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। जो हम यहाँ पर टेम्परेचर देखते हैं बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, फिर मेसोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है, और थर्मोस्फेयर में हमारा हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ये चारों चीजें याद रखनी है। जो हमारा थर्मोस्फेयर है इसको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, एक हो गया हमारा आयनोस्फेयर और अगला हो गया हमारा क्या? एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। तो जो हमारा थर्मोस्फेयर है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है,
किसके लिए? तो जो हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, वो इस लेयर में होती हैं। आयनोस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यहाँ पर हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस वगैरह, ठीक है ना। और यही हमारे जो आयंस वगैरह हैं, जो लेयर्स हैं, इनमें यह जो लेयर जिसमें आयंस वगैरह प्रेजेंट है, यह रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो रेडियो वेव्स अर्थ के द्वारा क्या होती हैं, अर्थ के द्वारा जो रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट होती हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक की जाती हैं अर्थ में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हमारी अर्थ हो गई, अर्थ से हमने रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया तो आयनोस्फीयर में गई, और ये चार्ज पार्टिकल के कारण क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और यहाँ पर वापस आ जाती हैं। यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर जो है, ये बाहरी एटमॉस्फेयर है, ये 400 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक एक्सटेंड होता है, 10,000 किलोमीटर तक हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी चार्ज आयंस वगैरह पाए जाते हैं, और ये अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। अब देखिए इसमें गैसेस वगैरह जो रहती हैं बहुत ज़्यादा रेरिफाइड रहती हैं, स्पार्स रहती हैं, और यहाँ पर डेंसिटी की, जो एयर की डेंसिटी की यदि हम बात करें तो वो क्या होती है, वह सबसे कम होती है ना। इट इज हाईली रेरिफाइड इन दीज लोकेशंस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा डेंस हमारी लेयर की यदि हम बात करें तो कौन सी होगी, तो सबसे ज्यादा डेंस लेयर होगी हमारी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है अर्थ की, सारा 99% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड टिल द हाइट ऑफ ओनली 32 किलोमीटर्स, है ना। And whereby the tropopause extends from 8 to 18 kilometers, and above that is what? Above that is stratosphere. Stratosphere is why is important. Why? Because it houses ozone layer, ठीक है ना। And ozone layer is very important for our existence because it blocks harmful UV rays from reaching to us. It absorbs them, है ना। But due to CFCs and ozone depleting substances, it has been rarefied and it has been termed as ozone hole, particularly in the polar areas. And for that a convention has been signed, and that convention is known as Montreal Protocol. All right, Montreal Protocol has been signed to control the ODS, ozone depleting substances. The concentration of ozone is measured in what? Dobson unit, and the formula for ozone is O3. All right, याद रखेंगे ये सारी जानकारी। Beyond stratosphere is mesosphere, and mesosphere is important for us, and the temperature decreases as the height increases. It houses noctilucent clouds. You have to memorize this fact, and it extends up to mesopause. After the mesopause, there is what? There is our thermosphere. Thermosphere is further divided into subparts, and they are ionosphere and what? Ionosphere and exosphere. So ionosphere exists from 80 to 400 kilometers, and it's very important for humans because the ions or ionized gases present there reflect back the radio waves which are transmitted by the earth, and they are reflected back to earth, and that enables communication satellites and all these things. All right, and after that, beyond that, what is there? So beyond that there is exosphere, which extends up to the height of 10,000 kilometers, and since the gravity is very low here, hence the density of the atmosphere is वेरी लेस एज वेल, ठीक है ना। ये सारे आपको स्ट्रक्चर, ये लेयर्स याद होने चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन समझ गए थे ना, नहीं समझे थे तो अभी एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन में यह होता है कि ट्रोपोस्फेयर में आपको मैंने बताया कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर कम होगा जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। जो ये नॉर्मल लैप्स रेट है कभी कभार फॉलो नहीं होता है, इस कंडीशन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसमें हमारे दो केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होती हमारी कोल्ड क्लाउडलेस नाइट्स, कोल्ड क्लाउडलेस नाइट्स, ठीक है ना, कोल्ड क्लाउडलेस नाइट्स। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता यह है कि मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अब ठंडी है, ठंडी का मौसम है, तो क्या हो जाएगा, ये जमीन ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर जो आसपास एयर होगी ये कॉन्टैक्ट कूलिंग के कारण ये भी ठंडी हो जाएगी, और इसके ऊपर वाली एयर कंपैरेटिवली क्या रह जाएगी, वार्म रह जाएगी, है ना। और ये कंपैरेटिवली क्या रह जाएगी, ऊपर वाली एयर कंपैरेटिवली वार्म रह जाएगी। तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर एयर मास, जैसे कि हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो हमारा जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो फॉलो नहीं हो रहा है। हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर को क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे वैलीज होती हैं, माउंटेन वैलीज, माउंटेन
हमारे जो रहते हैं उनकी जो वैलीज होती हैं और माउंटेन वॉल होती हैं, यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स के फ्लो के कारण हमको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विंड्स जो है रात में जाएंगी, जमा हो जाएंगी और इसके बाद ये जो है ठंडा रह जाएगा। अगले दिन जब यहाँ पे हुआ रात में ठंडा हो गया, ठीक है ना, डेंस हो गई एयर, यहाँ पर आकर के भर गई। यहाँ पर जो वैली क्षेत्र है यहाँ पर क्या हो गया, ठंडा ठंडा हो गया सब कुछ। अगले दिन सूर्य निकला, जब सूर्य निकला तो क्या हुआ, इसका प्रकाश यहाँ पर पड़ने लगा, इसकी लाइट यहाँ पर पड़ने लगी, तो वॉल्स क्या हो जाएंगी, पहले गर्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या है, ठंड है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या नहीं हुआ, सूर्य की रेज जो है पहुंच नहीं पाई। तो यहाँ पर ठंडा हो गया एयर मास और यहाँ पर क्या हो गया, गर्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ठंडा है, यहाँ पर गर्म है। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से, नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था। तो ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स जो कि हमारा माउंटेन वॉल और माउंटेन जो वैली होती है ना, वैली फ्लोर्स, इनके बीच में चलती हैं। और ये जो हमारा दूसरा वाला केस था वो कोल्ड क्लाउडलेस नाइट्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद चलिए, आपने सारी लेयर वगैरह पढ़ी ली, अब बात करते हैं इंसोलेशन की। तो इंसोलेशन का मतलब क्या होता है ना, इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो सन का रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब सन के कारण जो सन से जो टोटल रेडिएशन निकलता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, और उसका कुछ पार्ट, बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट हमारी अर्थ के द्वारा क्या होता है, रिसीव किया जाता है। यही जो रेडिएशन हमारी अर्थ के द्वारा रिसीव किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हमारा इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सो इट्स नथिंग बट इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब देखिए, यह लगभग कांस्टेंट होता है, लगभग कांस्टेंट होता है, मतलब कि बेशक चाहे आप पेरिहीलियन में हो या एपिहीलियन में हो, हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है, लेकिन नियर कांस्टेंट ही होता है। पेरिहीलियन, एपिहीलियन क्या पोजीशंस होती हैं आप अच्छे से जानते हैं। अब क्या होता है एपिहीलियन और पेरिहीलियन का मतलब, एपिहीलियन और पेरिहीलियन, पेरिहीलियन मतलब पास और एपिहीलियन मतलब अवे, ठीक है ना। मतलब ऐसा ये है, अब मान लीजिए ये सन है, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, ये पास वाली हो जाएगी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये दूर वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो एपिहीलियन जो है हमारा अवे और पेरिहीलियन पास। आपको कल मैंने जब भी हमने वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका, सोलर सिस्टम, तो उसमें पेरिहीलियन और एपिहीलियन पोजीशन अर्थ की बताई गई थी, वो डिस्टेंस आपको पता होगा। तो ये एपिहीलियन और पेरिहीलियन पोजीशंस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यदि हम बात करते हैं किसकी, हमारे इंसोलेशन की या इनकमिंग सोलर रेडिएशन की, इसीलिए हम इसे लगभग नियर कांस्टेंट मान लेते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे हमारे सीजन साइकिल और इन सब के बारे में। तो देखिए, ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा इसका जो हमारे इंसुलेशन का, तो वो किस पे ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा एंगल ऑफ सनरेज, एंगल ऑफ सनरेज पर सबसे पहले निर्भर करता है, ठीक है। एंगल ऑफ सनरेज पे क्या निर्भर करेगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा। दूसरा हमारा सीजन साइकिल क्या चल रही है, इस पर निर्भर करेगा। और तीसरा हमारा एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस जो है इन पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो तीन फैक्टर है मेनली जो कि डिसाइड करते हैं क्या, हमारा इंसोलेशन को, क्या क्या, एंगल ऑफ सनरेज, सीजन साइकिल और एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस। एंगल ऑफ सनरेज के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, तो चलिए अभी आगे देख लीजिए, उसमें अच्छे से डायग्राम के साथ शायद बताया गया हो। अब देखिए, एंगल ऑफ सनरेज जो है उनको हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक हो गई डायरेक्ट और दूसरी हो गई इस प्रकार से स्लांटिंग। तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट सनरेज होंगी ये क्या करेंगे, छोटे एरिया में कम डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल करेंगी और छोटे एरिया में अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होगी। जब हम बात करते हैं इस प्रकार से जो स्लैंटिंग होगी सनरेज, वो क्या होंगे, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और जो एरिया होगा वो भी वो ज़्यादा कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने आप, यहाँ पर अपने आप हम देख सकते हैं कि कम टेम्परेचर इंड्यूस करेंगे, कम हीट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है ना। तो ये कम गर्म होगा एज कंपेयर टू दिस, है ना। क्लियर है ना, लॉजिकली समझ में आ रहा है कि एक जगह फोकस करके आप टॉर्च मारिए किसी जगह पर तो वो ज्यादा हीट होगा, अब उसको फैला करके आप करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो स्लैंटिंग हो जाएगी, ज्यादा एरिया कवर करेगा और कम हीट जो है उसके कारण प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, कम इंसोलेशन वहां पर पहुंचेगा। जो डायरेक्ट सनरेज है ये कहां पर हमको देखने को मिलती है, तो ये हमें लोअर लेटीट्यूड्स में जनरली देखने को मिलती है। लोअर लेटीट्यूड मतलब क्या होता है, कल हमने लेटीट्यूड्स वगैरह पढ़े थे। लेटीट्यूड मतलब क्या होता है, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर ये जो एरिया है ये यहाँ तक पूरे, ये क्या है हमारे लोअर लेटीट्यूड्स होते हैं, ये 90 डिग्री तक जाता है ऊपर और इसी प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री तक साउथ में जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, इसे हम साउथ पोल कहते हैं। ये जो एरिया है ये क्या कहलाते हैं, हमारे इधर वाले ये कहलाते हैं हमारे लोअर लेटीट्यूड्स, और ये वाले जो कहलाएंगे हमारे क्या कहलाएंगे, हाई लेटीट्यूड्स कहलाएंगे। तो जो डायरेक्ट सन रेज हैं
ये हमारी कहाँ पर देखने को मिलती है, हमको लोअर लेटीट्यूड में देखने को मिलती हैं, जबकि जो स्लैंटिंग सनरेज हैं ये हमको हायर लेटीट्यूड्स में देखने को मिलती हैं। यह जो है लेस डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं डायरेक्ट सनरेज, है ना, लोअर वाली, और इनका जो स्प्रेड होता है वो कंपैरेटिवली कम रहता है, और ये जो है हायर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को इंड्यूस कराती हैं। जबकि जो हमारी स्लैंटिंग रहती है वो क्या कहती हैं, उनका जो स्प्रेड रहता है वो ज़्यादा रहता है, ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती हैं, और इसीलिए इनके द्वारा जो इंसोलेशन इंड्यूस किया जाता है वह भी कंपैरेटिवली कम रहता है। आई एम सॉरी, हमने कल हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ली थी। तो देखिए, एक यहाँ से आप फोटो से समझने की कोशिश करिए कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट है टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक, ये हो गया सन। अब ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ में हमने बात करी कि इस प्रकार से मान लेते हैं, ऐसा होना चाहिए था कायदे से अर्थ को, ठीक है ना, अर्थ को हमारे कायदे से ऐसा होना चाहिए था, परंतु वो ऐसी है नहीं। उसमें क्या है, वो 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। 23.5 डिग्री क्या है, इसमें टिल्ट है, ठीक है। 23.5 डिग्री इसमें क्या है, टिल्ट है। ये 23.5 डिग्री टिल्ट है। तो जो ओरिजिनल इक्वेटर था वो कैसा होना चाहिए था, वो ऐसा कुछ होना चाहिए था ओरिजिनल इक्वेटर को, लेकिन इस टिल्ट के कारण इक्वेटर कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। जो रेड वाला है ये टिल्टेड वाला पोजीशन दिखा रहा है, ये रेड वाला जो है टिल्टेड पोजीशन दिखा रहा है, तो इक्वेटर ऐसा हो गया। तो यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री और यहाँ पर 23.5 डिग्री, इस एरिया तक जो ये ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर बस सन जो है डायरेक्ट अपनी लाइट को भेज सकता है। मतलब जो सन रेज डायरेक्टली ओवरहेड, यदि हम ठीक ऊपर देखते हैं तो हमको सन जो है हमारे ठीक सिर के ऊपर रहे, बिल्कुल ओवरहेड रहे, वह सिर्फ हमारे ट्रॉपिकल एरियाज के बीच में ही संभव है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि आप जानते हैं कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वैल्यू कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक क्या है, ऐसा एरिया है जहां पर सन रेज ओवरहेड होती हैं, डायरेक्ट सन रेज जो है वो पहुंच जाती हैं। बल्कि और इसके बाद वाला जो एरिया है, ये जो बियॉन्ड वाला एरिया, यहाँ पर किस प्रकार की पहुंचती है, इस प्रकार यहाँ पर स्लैंटिंग पहुंचती है, स्लैंटिंग पहुंचती है, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज नहीं जाती, यहाँ पर स्लैंटिंग सनरेज पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रॉपिकल एरियाज का महत्व है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया गया है, कब बनाया गया था, 2015 में, ठीक है ना। हमने रिन्यूएबल एनर्जी वाले पोर्शन में इसको पढ़ा है। और ये किसके साइड में लाइंस में बनाया गया था, तो COP21। COP21 किसका, COP21, COP21 हमारा UNFCCC का। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, उसकी साइड लाइन में 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, विच वाज mooted बाय इंडिया, ठीक है ना। और इसमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज के बीच में, जो कंट्रीज ट्रॉपिक्स में आती हैं, ट्रॉपिक्स के बीच में आती हैं, उन एरियाज को क्या करना है, उन एरियाज में सोलर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होने के कारण इसको हार्नेस करने के लिए इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। और मैंने आपसे उस लेक्चर में पूछा था कि आपको यह बताना है कि इसमें कितने मेंबर नेशंस हैं, और यदि आपने अभी नहीं पता किया तो प्लीज एक बार पता कर लीजिएगा कि इसमें कितने मेंबर नेशंस हैं, किसमें, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं अब इसमें। तो ये आप समझ गए स्लैंटिंग और इसका क्या उपयोग है इंसोलेशन का। दूसरी चीज जो है, इंसोलेशन किस पर निर्भर करता है, तो वो है सीजन साइकिल। सीजन साइकिल मतलब क्या होता है, अलग अलग समय जो है हमारा, आप जानते हैं कि जो ऋतुएं हैं वो बदलती हैं। तो जो हमारे अर्थ का एक्सियल इंक्लिनेशन है, और इस इंक्लिनेशन के साथ क्या करती है, वो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमको अलग अलग सीजन साइकिल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब हमारा हेमिस्फेयर में किस प्रकार से इंसोलेशन होता है, यह हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं, हमारी सीजन साइकिल के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा वर्नल इक्विनॉक्स, ये डेट याद रखेंगे, वर्नल इक्विनॉक्स, ये क्या होता है इक्विनॉक्स, और ये सोलिस्टाइस अभी समझ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, अगली स्लाइड में सब समझ जाएंगे। तो देखिए वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है, ये याद रखेंगे, 21 मार्च को। और ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, 23 सितंबर, ठीक है। इसके बीच में 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें हाई सन सीजन, हाई सन सीजन मतलब क्या, समर्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। जबकि ऑटम इक्विनॉक्स से लेकर के वर्नल इक्विनॉक्स तक, 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक हमको क्या देखने को मिलता है, लो सन सीजन या ठंड देखने को मिलती है। अब थोड़ी सी समझ लीजिए कि इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस मतलब होता क्या है, ठीक है ना।
अब ये देखिए यहां पर हमारा ये सन, ठीक है ना, ये सन हुआ, हमारी अर्थ एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी पर ऐसी है नहीं, कैसी है, टिल्टेड है, कितनी है, 23.5 डिग्री पे ऐसे टिल्टेड है कुछ, ठीक है। ये मान लीजिए ये सन है, ठीक है ना, ये सन है। यहां पर जब ये रहा, ये वाली पोजीशन है, इसमें थोड़ा देखेंगे अब, यहां पर इससे मैच करके ऐसा कुछ मैच करके देखिएगा, ठीक है, ऐसे हमारी अर्थ की एक्सिस ऐसी है, अरे ठीक, ये है हमारे अर्थ, अर्थ है हमारी ऐसी, ठीक है ना। अब ये रहा क्या, हमारा सन रहा, ठीक, ये सन रहा। अब यहां पर मान लीजिए जब यहां पर है अर्थ, मान लेते हैं क्या है हमारा वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च है, ठीक है ना। तो अर्थ की एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी, वो है कैसी, ऐसी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये वाला जो एरिया रहेगा अर्थ का, वो क्या होगा, वो ज्यादा हीट महसूस करेगा। यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये वाला जैसे ये हमारा इक्वेटर है ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा करीब है, इस प्रकार से स्लैंटेड है सन की ओर, तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा हमको हीट जो है देखने को मिलेगी, है ना। तो 21 मार्च को जब इस पोजीशन में रहता है यहां पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है ना, वर्नल, माफ करिएगा, इसे हम कहते हैं आई एम रियली सॉरी, इसे हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। ये है हमारा ये है हमारा वर्नल इक्विनॉक्स, ये है हमारा ऑटम इक्विनॉक्स, ये है हमारा समर सोलिस्टिस, और ये है हमारा विंटर सोलिस्टिस, ठीक है ना। ये सन है, ये सन हो गया हमारा, ये सन हो गया, ठीक है ना, ये सन है। यहां पर अर्थ है, यहां पर अर्थ है, ये वाली पोजीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो हाफ अर्थ में यहां पर सामने तरफ से जब प्रकाश पड़ रहा है, यहां से प्रकाश पड़ रहा है, यहां से जब प्रकाश जा रहा है, यहां से सनरेज जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे अर्थ को बराबर, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें बराबर तरीके से क्या कर रहा है, रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये सन है, इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैं और सदर्न हेमिस्फेयर हैं, वहां पर क्या हो रहा है, हमको इक्वल इंसोलेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पोजीशन में। आप जरा खुद से समझने की कोशिश करिएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी पोजीशन अर्थ की ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वल इंसोलेशन हमको देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। हम इसे 21 मार्च को देखते हैं, 21 मार्च को यह हमको देखने को मिलता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में इंसोलेशन बराबर रहता है। अब यह यहां से रिवॉल्व करके जब जून तक पहुंचता है, तो जून में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है हमारी। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर इमेजिन करिएगा सन जो है वो यहां पर है, यहां से इस प्रकार से प्रकाश आ रहा था। अब ये घूम करके यहां पर जब पहुंचा, तो ये क्या हुआ, यहां पर इसकी एक्सेस अर्थ की थोड़ी सी टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, होनी ऐसी चाहिए थी पर है कितनी, ऐसी, इस प्रकार से है ना, यहाँ पे थोड़ी सी टिल्टेड, समझ रहे हैं, होनी ऐसी चाहिए थी पर है कैसी, यहाँ पर जो रेड लाइन से बनाया गया है ये एंगल पे है, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा सन है और इस सन की रेज यहाँ पर पड़ने लगी, तो जो नॉर्दर्न पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये कंपेरेटिवली क्या होगा, सन के करीब होगा, सन की ओर ज्यादा झुका हुआ है, तो यहाँ पर हीट क्या होगी, ज्यादा हमको देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इस प्रकार से हीट बढ़ती जाएगी, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन हमको देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समर सोलेस्टिस, याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, समर सोलेस्टिस। फिर उसके बाद यह बढ़ा, यहाँ से अर्थ अपना रिवोल्यूशन कंटिन्यू कर रही है, और रिवोल्यूशन कंटिन्यू करते करते सितंबर में आ गए। सितंबर में 21 तारीख को, 21 सितंबर को क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। इस दिन सितंबर के महीने में क्या होगा, फिर से जो ये पोजीशन है, ठीक, अब अर्थ इस साइड आ गई। मान लीजिए पहले इस प्रकार से घूम रही थी, यहां पर थी पहले, अब ये घूम करके ऐसे घूम करके यहां तक आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर भी उस दिन क्या होगा, हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में हीट क्या होगी, इक्वली मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हमारा ऑटम इक्विनॉक्स। और ऑटम इक्विनॉक्स के बाद जो है हमारा अगला स्टेज आ जाता है, वो है दिसंबर। तो दिसंबर में 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात हमको देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, ठीक है ना। यहां पर अब आप देखेंगे कि ये जो अर्थ की एक्सिस है क्या है, इस प्रकार से है, थोड़ी टिल्टेड है। तो यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ज्यादा हीट जाएगी, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सबसे कम सनरेज पहुंचेंगी। तो सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमारा 22 दिसंबर
दिसंबर को, और सबसे लंबी रात हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार से 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हमको देखने को मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। ठीक है ना, दिसंबर और जून। एक बार फिर से सीजन साइकिल को समझने की कोशिश करिए। सीजन साइकिल और हमारा इंसोलेशन, इनमें क्या संबंध है। तो ये हमारा सन है, सन के अबाउट, सन के अगल बगल क्या करती है हमारी धरती, रिवॉल्व करती है ना। जब ये रिवॉल्व करती है और इसका एक्सियल इंक्लिनेशन सीधा नहीं है, टेढ़ा है, 23.5 डिग्रीज पे है, इसके कारण यह जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, हमको अलग अलग इंसोलेशन जो है वह देखने को मिलता है। जब मार्च की बात करते हैं हम, 21 मार्च की, ठीक है ना, तो 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, मान लीजिए ये एक्सिस है अर्थ की, ये ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में क्या होता है, हमको इक्वल इंसुलेशन देखने को मिलता है। कब, 21 मार्च को, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया ये जून, ये यहां पर आ गया ये जून, ठीक है ना। जून में आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है क्या है, कंपैरेटिवली करीब है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ज्यादा हीट देखने को मिलती है। और जून में जब आ जाते हैं हम, तो हमें समर सोलिस्टिस देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा दिन है, ठीक है, और सबसे छोटी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। फिर उसके बाद आप आ गए यहाँ पर सितंबर में। सितंबर में हमको क्या देखने को मिलता है, सितंबर में हमको देखने को मिलता है ऑटम इक्विनॉक्स, जिसमें सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वल इंसोलेशन दोबारा देखने को मिलता है, कुछ ऐसी पोजीशन में। फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि सन तो अपनी जगह स्थायी है ना, अर्थ रिवॉल्व करे। फिर आप यहाँ पे आके दिसंबर में, तो 22 दिसंबर को हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है सदर्न हेमिस्फीयर वाला, वो ज्यादा करीब है, उसमें ज्यादा प्रकाश पड़ता है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है, जिसे हम विंटर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डेट्स भी पूछ ली जाती है, ये होता क्या है, इंसुलेटेड कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो तीसरा फैक्टर जो कि हमारे इंसुलेशन को प्रभावित करता है, वो है एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस, जो कि बहुत रीजनल या लोकल होते हैं। इसमें हमारा एरोसॉल्स कोई प्रेजेंट है, धुआं, धूल, धक्कड़, इस तरह की जो चीजें हैं, उनके कारण लाइट आई, स्कैटर हो गई, नहीं पहुंच पाई, तो वहां पर ठंडी है, गर्मी जो भी है ना, इंसुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो क्लाउड कवर है, क्लाउड, अब जैसे हमारे इक्वेटर्स वगैरह हैं, तो इक्वेटर में परमानेंट आपको क्लाउड देखने को मिलेगा, क्लाउड देखने को मिलेगा, उसके कारण क्या होगी, जो हीट होगी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट भी हो जाती है काफी सारी वहां से। इस प्रकार के एक फैक्टर हो गए। और इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण भी इंसोलेशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन प्रभावित हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं इंसुलेशन को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें हमने 3 फैक्टर्स मेजरली देख लिए। एक हमारे ये एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस देख ली, दूसरी हमने सीजन साइकिल वगैरह देख ली, और तीसरा हमने क्या देख लिया, हमारा एंगल ऑफ रेज देख लिया, है ना। उसके अलावा हमने जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारी, उनको पढ़ने की कोशिश कर ली है आज, और जो लेयर्स हैं उनकी खास बातें जान ली है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कस कर लिया गया है। उनकी हाइट, ठीक है ना, उनका क्या उपयोगिता है, ये जो लेयर्स अलग अलग हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लीजिएगा, और ओजोन लेयर के बारे में पढ़ाया गया उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और इसके अलावा स्वयं से जाकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. If so, then please do like, share, subscribe and comment, and stay tuned with Shunny PCS. Thank you very much.